क्या पढ़ा था हमने? ओके सर, लास्ट टॉपिक बताएं मुझे। हाँ एक मिनट भाई, हमने पढ़ा था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, बल्कि पढ़ना है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने क्लू दिया जीन के बारे में? रिसेसिव जीन होते हैं और वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। गेरोड, गेरोफ नहीं भाई। अच्छा, वो कौन सा डॉक्टर था जिसने, डॉक्टर भी था साइंटिस्ट भी था, जिसने ये फील किया कि डिजीज है खानदानी कोई? विलियम बेटसन। बेटसन का आगे नाम आएगा, बड़ा बड़ा नाम आएगा बेटसन का। बेटसन ही है जिसने बड़ा काम किया है जीन पर, अभी तो स्टार्ट हुआ है बेटसन। चलो आज हम बेटसन, अच्छा क्या बेटसन के काम से ये इंडिकेट होता है कि क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर जीन हैं जो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, इंडिकेट होता है। तो इस इंडिकेशन को आज प्रूव करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, इन जनरल एक जीन का क्या काम होता है? एक जीन का क्या काम होता है? क्या बनाना? एक प्रोटीन बनाना। क्या मैं कह सकता हूं एक जीन का काम है एक एंजाइम बनाना? प्रोटीन एंजाइम है ना भाई। तो वन इन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये टॉपिक है हमारा आज। जो गेरोड की इंडिकेशन थी उसको प्रूव करेंगे। क्या साबित करना चाह रहे हैं हम? कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है। अभी ये कैसे प्रूव होगा कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है? अच्छा सुने, क्या लाजमी है हर जीन एक एंजाइम बनाता है? ये भी लाजमी नहीं है। क्या लाजमी है एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है? ये भी लाजमी नहीं। पर इन जनरल कह दें तो एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, एक जीन एक प्रोटीन बनाता है, एक जीन एक एंजाइम बनाता है, इन जनरल। चलो भाई, अब अगर मैं आपसे पूछूं, सीधा मैं एक्सपेरिमेंट पे जा रहा हूं, क्योंकि आप बड़े होशियार हैं, समझ जाएंगे अच्छे से। अब ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया, उन साइंटिस्ट का पता है क्या नाम था? एक का नाम था बीडल और दूसरे का नाम था टॉटम। बीडल एंड टॉटम ने ये प्रूव किया कि वन जीन वन एंजाइम प्रोड्यूस करता है। भाई सुने, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं। बताएं, ये मैंने बनाया है एक क्रोमोसोम। क्या बनाया है ये मैंने? एक क्रोमोसोम। अच्छा ये क्रोमोसोम किसका है? तो एक्सपेरिमेंट किया गया था एक फंजाई के ऊपर जिसका नाम था न्यूरोस्पोरा। एक फंजाई है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ब्रेड मोल्ड, न्यूरोस्पोरा, हाँ बिल्कुल ब्रेड मोल्ड। सुने भाई, ये क्रोमोसोम है तो क्या मैं कह सकता हूं ये क्रोमोसोम पर ये जीन 1 है? क्या कह सकता हूं कि ये जीन 2 है? क्या कह सकता हूं कि ये जीन जो है 3 है? और इसको 1 को 1 ना कहूं, मैं कहूं ये जीन ई है और कहूं ये जीन एफ है। अपने नाम दे रहा हूं, मेरी मर्जी जो भी नाम दूं। और ये जो है जीन एफ जी है, ठीक है। चलो सुने, अब इन जीन को जिस जगह पे पड़े हुए हैं बुक में, इनके लिए क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 भी नाम लिखा हुआ है। क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 या क्लस्टर 3। तो ये लोकेशन की बात है, जीन की बात है, वही बात हो गई, ठीक है ना। इसको छोड़ दें।
अब क्या कहूं, ये क्रोमोसोम का मतलब ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम है, इट मीन्स ये डीएनए है, और डीएनए ये एक जीन है, दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है। हाँ भाई, अब मुझे बताएं इस डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन। चलो, प्रोटीन, और प्रोटीन को मैं सीधा सा क्या कह रहा हूं, प्रोटीन को सीधा मैं कर रहा हूं एंजाइम नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं? एंजाइम 1 या ए। ये कौन बनाएगा? जीन जो जी है या 1 है, ये एंजाइम 1 बनाएगा, मतलब प्रोटीन 1। और ये कौन सी प्रोटीन बनाएगा, कौन सा एंजाइम बनाएगा? 2। इसको मैं एंजाइम 2 कर रहा हूं। और ये जो है ये बनाएगा एंजाइम 3 और एंजाइम 4। 2 स्टेप में ये एंजाइम काम करता है, इसलिए मैंने 3 और 4 लिख दिया है। ठीक है, एक ही जीन की प्रोडक्शन है दोनों, एक ही जीन की प्रोडक्शन है दोनों। चलो, अब इनको मैंने कह दिया एंजाइम। अब एंजाइम क्या करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। तो भाई एक सबस्ट्रेट है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है सबस्ट्रेट का? एसिटाइल कोलिन। और पता है ये जीन 1 एंजाइम 1 क्या करता है? एसिटाइल कोलिन को कन्वर्ट करता है सिट्रुलिन में, ऑर्निथीन में। इसमें ऑर्निथीन अमाइनो एसिड आपने सुना है। तो मुझे बताएं ए और बी में से सबस्ट्रेट कौन सा हो गया, प्रोडक्ट कौन सा हो गया? ए और बी में से ए सबस्ट्रेट है, बी प्रोडक्ट है। कौन से एंजाइम का या कौन से जीन का? वेरी गुड, वेरी गुड। अब पता है ये ऑर्निथीन जो आप कह रहे हैं प्रोडक्ट है इस एंजाइम का, यही प्रोडक्ट अगले एंजाइम का सबस्ट्रेट है, अगले एंजाइम का सबस्ट्रेट है। तो ये ऑर्निथीन को कन्वर्ट करता है किसमें? सिट्रुलिन में। तो बताएं अब सिट्रुलिन किसका प्रोडक्ट है? सिट्रुलिन किससे कन्वर्ट हुआ है? ऑर्निथीन से। किसने कन्वर्ट किया है? एंजाइम 2 ने। तो एंजाइम 2 का रिएक्टेंट कौन सा हो गया? एंजाइम 1 वाला प्रोडक्ट यानी ऑर्निथीन। क्या ये कह सकते हैं? चलो छोड़ें भाई, छोड़ें कमेंट को छोड़ें, मुझे ये बताएं। अब ये बताएं इन दो एंजाइम के बीच रिलेशन कौन सा है रिएक्शन करने के लिए? क्या ये एंजाइम इस पर डिपेंडेंट है? कैसे? अगर आप कहेंगे सर सिट्रुलिन ना बनाए 1 एंजाइम, तो ये सिट्रुलिन को ऑर्निथीन में कैसे कन्वर्ट करेगा? ऑर्निथीन को सिट्रुलिन में कैसे कन्वर्ट करेगा? अगर ये ऑर्निथीन ना बनाए तो वो ऑर्निथीन को यूज कैसे करेगा? प्लेयोट्रॉफी का एग्जांपल। वेरी गुड हमजा, आगे पढ़ेंगे, अभी छोड़ें। अब ये क्या करता है? एंजाइम 3 ऑर्निथीन को कन्वर्ट करता है किसी और स्ट्रक्चर में जिसका नाम है अर्जिनोसक्सिनिन। अर्जिनोसक्सिनिन। और ये जो एंजाइम 4 है ये अर्जिनोसक्सिनिन को कन्वर्ट करता है अर्जिनिन में। अर्जिनिन इज एन फाइनल प्रोडक्ट दैट, कौन सा प्रोडक्ट है? कौन सा प्रोडक्ट है? फाइनल प्रोडक्ट किसका? इस सारी चेन रिएक्शन का, इस सारी चेन रिएक्शन का अर्जिनिन क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। और ये अर्जिनिन क्यों जरूरी है पता है? क्यों जरूरी है पता है? बताएं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, सारे बॉडी के फंक्शंस के लिए, सारे काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अर्जिनिन, एक अमाइनो एसिड है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मगर फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? अब सुने, अब सुने, समझें, गौर करें,
तो मैं आपसे अभी सवाल पूछता जाऊंगा। अब आपकी बारी है, मेरी बारी खत्म, मैंने पढ़ा लिया जो आपको पढ़ाना था। पूछूं सवाल, थोड़ा बेसिक्स बुनियाद देकर मैं सवाल पूछता जाऊंगा। सुने भाई, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। पता है बीडल और टाटम ने क्या किया? बीडल और टाटम ने एक स्पोर लिया। क्या लिया? स्पोर। सीड और स्पोर का पढ़ा था हमने, यूनिसेल्यूलर। अब इस स्पोर को इन्होंने ग्रो करवाया एक मीडियम पर। ग्रो करवाया किसमें? एक मीडियम में। तो इस स्पोर से क्या बन गया? स्पोर से बन गया न्यूरो स्पोरा फंजाई। यही तो होता है। ये तो नॉर्मल केस है, ये तो नॉर्मल केस है। चलो अब सुनिए, स्पोर लिया फिर, और इस स्पोर को पता है अब क्या दिया? बताऊं क्या दिया? सुने, इस स्पोर को इन्होंने रेडिएशंस दी। क्या दी इसको? रेडिएशंस पास करवाई, रेडिएशन पास करवाई। अच्छा मुझे बताएं, रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो इनको दें, तो यूवी रेडिएशन क्या करेगा? स्पोर के डीएनए के अंदर म्यूटेशन डीएनए को कहीं कहीं से तोड़ेगा। क्या इसका यह मतलब है कि डीएनए के कुछ जीन टूट जाएंगे और जो जीन टूट जाएंगे वो काम सही नहीं करेंगे? अब अगर यहां से कोई जीन टूट जाए तो वो काम करेगा नहीं। कैसे पता चलेगा कि जीन टूट गया है? क्या माइक्रोस्कोप से देखेंगे? नहीं। कैसे पता चलेगा कि जीन टूट गया है? प्रोडक्ट को देखेंगे। अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो जीन सही है, अगर अर्जिनिन मिल रहा है तो ये एंजाइम या कोई भी सही है। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो इट मींस उस जीन में क्या है? मसला है। समझ आ रही है ना? चलो आगे चलते हैं, वहीं पर चलते हैं। सुने, म्यूटेशन करवाई। अच्छा कितने स्पोर लिए? मैं 3 स्पोर की बात कर रहा हूं। कितने स्पोर लिए इसने? 3 स्पोर। सॉरी, कितने स्पोर लिए? 3 को म्यूटेशन करवाई। अब ये एक स्पोर, ये दूसरा स्पोर, ये तीसरा स्पोर। अच्छा चौथा स्पोर भी म्यूटेशन करवाया। अब जो चौथा स्पोर था इसको इन्होंने ग्रो करवाया कहां पे? मीडियम में। अब सुने, यहां पे बात सुने, मीडियम होते हैं। मीडियम क्या है? मीडियम क्या है? व्हाट इज मीडियम? डू यू नो व्हाट इज मीडियम? मीडियम ऐसी जगह, ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे सारे की सारी न्यूट्रिशन मिले ग्रो करने के लिए। ऑक्सीजन, मिनरल, हर चीज, वो मीडियम है। अब मीडियम 2 टाइप के होते हैं। किसी में न्यूट्रिशन जो होती है 100% होती है, किसी में न्यूट्रिशन में कुछ चीजें क्या होती हैं? मिसिंग होती हैं। अब बताएं कंप्लीट मीडियम किसको कहेंगे और मिनिमल मीडियम किसको कहेंगे? बताएं भाई, मिनिमल किसको कहेंगे? मिनिमल को क्या इनकम्प्लीट कह सकता हूं? अरे हाँ भाई, आप तो होशियार हैं। मिनिमल। अगर 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 अभी मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये आपने बता दिया ना, कॉन्सेप्ट ही खत्म, क्लियर। सुने, ये क्या कुछ नहीं हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूं जो होगा अभी। सुने, अगर ये जो स्पोर है इसमें क्या हो गई है? म्यूटेशन। क्या हो गई है? म्यूटेशन। कौन से जीन में म्यूटेशन हो गई है? जीन 1 के अंदर। सही है, या 2 के अंदर या 3 के अंदर। मैं 1 की बात कर रहा हूं, पता नहीं, मगर मैं 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 1 में हो रही है। अच्छा, 1 जीन का काम क्या था? क्या बनाना? ऑर्निथीन बनाना। अब कमेंट में बताएं, अगर इस स्पोर को, टूटे फूटे स्पोर को आप कंप्लीट मीडियम दें,
इट मीन्स उसमें ऑर्निथीन भी है ना, हाँ या मिसिंग है ना, तो क्या इसको ग्रो करने में तकलीफ होगी? नहीं, होनी चाहिए थी। कब? अगर आप ऑर्निथीन ना देते, आप ऑर्निथीन ना देते, आप ग्लाइसिन देते, आप एसिटाइल कोलिन देते, ये एसिटाइल कोलिन से ऑर्निथीन बना लेता, तो इट मीन्स बताएं, अगर ये ऑर्निथीन ना देने से भी ग्रो कर जाए, ऑर्निथीन बना ले, तो मुझे बताएं इसका ऑर्निथीन वाला जीन म्यूटेंट है या नहीं? अगर खुद ऑर्निथीन बना रहा है, नहीं। अब कमेंट में आप ये बताएंगे, मेरा सवाल ये है, मैंने हल्का हल्का सॉल्व करके फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप इसको म्यूटेंट वाले को, जीन 1 म्यूटेंट है, ऑर्निथीन बनाने की कैपेसिटी नहीं है, भले आप इसको एसिटाइल कोलिन ना दें भले, आप मिनिमल मीडियम दे रहे हैं जिसमें ऑर्निथीन की कमी है, ऑर्निथीन मिसिंग है, बताएं अब ये स्पोर ग्रो करेगा मिनिमल मीडियम में? नहीं। अगर इसमें म्यूटेशन ना होती, अगर इसमें म्यूटेशन ना होती तो ग्रो कर लेता। क्यों? बना लेता खुद ऑर्निथीन अपना। अच्छा, अगर दूसरा सवाल, अगर आप इस न्यूरोस्पोरा के म्यूटेशन को कंप्लीट मीडियम दे दें तो ग्रो कर लेता कि नहीं? फिर तो कर लेता। नहीं क्यों? फिर नहीं क्यों? कौन कह रहा है नहीं? लगाऊं इधर से सीधी सी, अगर 100% चीजें दे रहे हैं आप, इट मीन्स ऑर्निथीन भी दे रहे हैं, जो ये नहीं बना सकता वो आप बाहर से दे रहे हैं। आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो और आपको कैल्शियम की गोलियां दी जाए, इंजेक्शन दी जाए, कैल्शियम की कमी रहेगी? फिर आपके अंदर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड नहीं बन रहा, आपको बाहर से मिल रहा है, ग्लाइसिन की कमी रहेगी। आपके अंदर इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन बाहर से मिल रहा है, इंसुलिन की कमी रहेगी। तो अभी लगाऊं इधर से एक एक, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, मजाक में। चलो भाई, अब इतना समझ लिया है तो अभी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करवाएं। चलें सुने। पता है इसमें म्यूटेशन हुई है जीन 1 में, इसमें म्यूटेशन हुई है जीन 2 में, इसमें म्यूटेशन हुई है जीन 3 में। कैसे पता लगाएंगे? आए भाई पता लगाते हैं, आए सुने। अब आपकी खोपड़ी का यूज करने का टाइम है। अब भाई एक को कहता हूं म्यूटेंट 1, दूसरे को कहता हूं म्यूटेंट 2, तीसरे को कहता हूं म्यूटेंट 3। ये म्यूटेंट 1, ये 2, ये 3, इनको मैं पिछली स्लाइड पे ले गया हूं। सुने भाई, म्यूटेंट 1 में क्या मसला है? क्या मसला है म्यूटेंट 1 में? जीन 1 का क्या नहीं बन रहा, क्या नहीं कर रहा जीन? ये एसिटाइल कोलिन को ऑर्निथीन में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ऑर्निथीन नहीं बन रहा है ना। इसमें क्या मसला है? इसमें क्या मसला है बताएं कमेंट में। अभी मैं नहीं लिखूंगा भाई, आप बताएंगे। म्यूटेंट 2 में क्या नहीं बनेगा? कौन से जीन में मसला है? जीन 2 में क्या नहीं बनेगा? ऑर्निथीन से सिट्रुलिन नहीं बनेगा। म्यूटेंट 3 में क्या मसला है? जीन 3 में मसला है, क्या नहीं बनेगा? सिट्रुलिन से अर्जिनोसक्सिनिन, अर्जिनोसक्सिनिन से अर्जिनिन नहीं बनेगा। समझ आ गई? अभी पूछूं? अभी मेरा सवाल ये है, अगर आपको खुदा न खास्ता पहला स्पोर मिल गया, कौन सा? म्यूटेंट 3, म्यूटेंट 3, उसको आपने ग्रो करवाया कौन से मीडियम में? मिनिमल मीडियम में।
मिनिमल मीडियम में क्या क्या मिसिंग किया, सुने मिसिंग चीजें सुने। मिसिंग चीजें आपने मिसिंग की, एक ऑर्निथीन मिसिंग किया, दूसरा सिट्रुलिन भी मिसिंग किया, चौथा अर्जिनोसक्सिनिन भी मिसिंग किया, तीसरा और चौथा अर्जिनिन भी मिसिंग किया। बताएं ग्रो करेगा? अब मेरा सवाल क्या है, अब मेरा सवाल है, अभी जो मैं करूंगा, मैं ये करूंगा कि अर्जिनिन बनेगा कि नहीं बनेगा जब आप ऑर्निथीन दे दें तो। कोई कह रहा है बनेगा, भाई देखें कौन कह रहा है बनेगा, बनेगा, बनेगा वाले अभी गुम हो गए, अभी नहीं बनेगा वाले हैं सारी, एक है नहीं बनेगा। सुने भाई, मीडियम कौन सा दिया है, मिनिमल, उसमें क्या मिसिंग किया है, ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, अर्जिनिन, अर्जिनोसक्सिनिन, अर्जिनिन। अभी मैं पूछ रहा हूं, सवाल मेरा ये है अर्जिनिन बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, खाली आपने ऑर्निथीन दे दिया है, क्या ऑर्निथीन से अर्जिनिन बनेगा? कैसे बनेगा? सुने, क्या दिया है आपने, ऑर्निथीन दे दिया है, तो जीन 2 नॉर्मल है या जीन 3 एबनॉर्मल है? जीन 2 तो सही है ना, जीन 1 तो सही है ना, इस केस में, तीसरे केस में ये 2 जीन तो सही है ना। अगर आप ऑर्निथीन देंगे, इसका तो काम आपने कर लिया ऑर्निथीन देकर, है ना, ऑर्निथीन दिया, इट मीन्स इसका काम कर लिया आपने। अगर ना भी देते तो भी ऑर्निथीन बनता, समझ आ रही है? अगर ऑर्निथीन ना भी देते तो भी बनता, क्यों? क्योंकि जीन 1 सही है, जीन 1 काम करेगा और ऑर्निथीन से सिट्रुलिन जीन 2 बनाएगा। अब सिट्रुलिन से आगे ये 2 स्टेप होंगे, ये वाला और ये वाला, बताएं, ये जीन एबनॉर्मल है, जीन 3, तो अर्जिनिन कैसे बनेगा? क्यों कहा कुछ बच्चों ने बनेगा? इससे क्या जाहिर हुआ? साजिद मेहमान कल ऐड करायो मां, यो ऑनलाइन दे परमानेंट। सुने भाई, कैसे पता चला कि जीन 3 एबनॉर्मल है? क्योंकि सेल के अंदर हमने ये भी मिला, ये भी मिला, अर्जिनिन नहीं मिला। चलो अर्जिनिन अगर नहीं मिला, वो न्यूरोस्पोरा का स्पोर ग्रो करेगा? अगर वो स्पोर ग्रो कर लेता है, इट मींस आपने उसको क्या दिया है बाहर से। अगर जीन 3 एबनॉर्मल है, अर्जिनिन नहीं बन रहा, मगर अब ग्रो करके गया है, मैंने क्या दिया अर्जिनिन मीडियम में? आपने कहा सर आपने जो है ना अर्जिनिन दे दिया, अगर अर्जिनिन देंगे तो ये ग्रो कर जाएगा, है ना। मेन काम अर्जिनिन का है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अभी सुने, पहले की बात कर रहे हैं, दूसरे को छोड़ें। दूसरा मैं सवाल पूछूंगा आपसे, जीन 1 म्यूटेंट है, कौन म्यूटेंट है? अगली स्लाइड पे जा रहे हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। जीन 1, जीन 2, जीन 3, एंजाइम 1, ठीक है, एंजाइम 2, एंजाइम 3, एंजाइम 4, अर्जिनोसक्सिनिन और एसिटाइल कोलिन ऑर्निथीन में, ऑर्निथीन सिट्रुलिन में, सिट्रुलिन अर्जिनोसक्सिनिन में, अर्जिनोसक्सिनिन अर्जिनिन में। अगर म्यूटेंट है, म्यूटेंट 1 है यानी जीन 1 है, बताएं क्या नहीं बन रहा, क्या नहीं बन रहा? ये नहीं बन रहा, ये कन्वर्जन नहीं हो रही, ठीक है, ये कन्वर्जन नहीं हो रही। अगर इसको आप ऑर्निथीन बाहर से दे दें तो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि जो जीन एबनॉर्मल था, काम नहीं कर रहा था, वो आपने बाहर से चीज दे दी,
इस जीन ये एबनॉर्मल था, ये नहीं बना था, इसका काम आपने बाहर से सप्लाई कर दिया। जैसे मैंने कहा इंसुलिन नहीं बन रही, इंसुलिन का काम बाहर से हो गया तो बाकी काम चलेंगे। ठीक है, चलो अगर आप इसको ऑर्निथिन के बजाय सिट्रुलिन दे दें तो भी काम चलेगा, क्योंकि फिर और स्टेप आपने कम कर दिया सेल का। ठीक है, अगर आप खाली इसको अर्जिनोसक्सिनिन दे दें तब भी चलेगा, अगर आप इसको खाली अर्जिनिन देंगे तब भी चलेगा। इन चारों में से कोई भी दे दें तो काम चलेगा, अगर ये 3 दे दें तब भी काम चलेगा, अगर कोई 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, चारों दे दें, काम चलेगा। मगर इनके देने की जरूरत नहीं है, जरूरत है इसकी, बाकी नेचुरली हर चीज बनेगी। सर तो एक स्टेप मिस हो जाएगा ना, पहले वाला स्टेप का कोई मतलब नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फाइनल प्रोडक्ट का काम है अर्जिनिन का। अर्जिनिन बनना चाहिए, अर्जिनिन बनने के लिए क्या करना चाहिए? दैट इज माय क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, या ऐसा करते हैं इसको हटा के अभी मैं दूसरा सवाल करता हूं आपसे। अभी जो म्यूटेशन का केस है वो है किसका? वो है म्यूटेंट 2, जीन ट्यूब 2 म्यूटेंट है, ये वाला म्यूटेंट है। ठीक है, अब ये वाला सही है, अब ये वाला सही है। इट मीन्स क्या हो रहा है? अर्जिनिन ऑर्निथिन में, एसिटाइलकोलिन ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? ऑर्निथिन सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। क्या नहीं बन रहा? सिट्रुलिन नहीं बन रहा, क्योंकि एंजाइम 2 काम नहीं कर रहा, नहीं बना सही। ये जीन म्यूटेंट है। ठीक है, अब कमेंट में बताएं ऑर्निथिन देने से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बताएं क्यों नहीं, क्यों 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 बताएं कमेंट में। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप, नहीं चलेगा, मगर क्यों? क्यों का तो जवाब आना चाहिए ना, क्योंकि आपने कहा सर पहले वाला तो जीन सही था, ऑर्निथिन तो बना के दे रहा था, दूसरा जीन एबनॉर्मल था, ऑर्निथिन से सिट्रुलिन नहीं बन रहा था। हाँ ऐसा है, अगर आप सिट्रुलिन दे दें, अगर ये देने से काम नहीं चलेगा, ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप सिट्रुलिन दे दें तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टार्ट। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले जीन का आपने काम कर दिया, बाहर से इंपोर्ट किया। तीसरा जीन सही है तो ये भी होगा, ये भी होगा, पहला भी होगा, ये नहीं हो रहा था स्टेप। समझ आ गई भाई? 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस का मतलब हुआ एक जीन किसी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, एक एंजाइम बना रहा है, वो एंजाइम एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। 1 जीन एक एंजाइम बना रहा है, एक एंजाइम एक काम कर रहा है। तो अगर वो जीन एबनॉर्मल है तो वो एंजाइम एबनॉर्मल है, एंजाइम एबनॉर्मल है तो वो जो गिवन रिएक्शन है वो नहीं होगा। और वो रिएक्शन नहीं हुआ, कैसे हमें पता चला? कैसे हमें पता चला कि अर्जिनोसक्सिनिन एसिटाइलकोलिन ऑर्निथिन में कन्वर्ट नहीं हुआ? हमने जब ऑर्निथिन दिया तो काम चल गया, इसका मतलब ऑर्निथिन की कमी थी। यहाँ पे म्यूटेंट 1 में किसकी कमी थी? ऑर्निथिन दिया, काम चल गया, मतलब उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं था, के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं था। और म्यूटेंट 2 में क्या दिया आपने? सिट्रुलिन दे दिया, काम चल गया। ऑर्निथिन दिया, काम नहीं चला, मतलब ऑर्निथिन के बाद सिट्रुलिन के बाद काम सही है, सिट्रुलिन में खराबी है। जीन 2 सिट्रुलिन का काम कर रहा है, सिट्रुलिन के बाद आप भले अर्जिनिन दे तो भी काम कर रहा है, मेन सिट्रुलिन का काम था। उसके बाद जीन 3 में क्या पता चला कि आप भले ऑर्निथिन दें काम नहीं चलेगा, फॉल्ट लास्ट में है। और भले सिट्रुलिन दे दें काम नहीं चलेगा, फॉल्ट लास्ट में है। आप अर्जिनिन देंगे तो काम चलेगा। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि अर्जिनिन लास्ट नंबर का जीन कंट्रोल करता है? जीन 3 है, जीन 1 नहीं है, जीन 2 नहीं है, जीन 3 अर्जिनिन को कन्वर्ट कर रहा है। बताएं ना, प्रोडक्ट से, क्योंकि इन दोनों की कमी ने काम नहीं किया, अर्जिनिन की कमी ने काम किया। इट मींस अर्जिनिन बाद में यूज हो रहा है।
चलो भाई, चलो भाई, ये वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस था। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे हमारा जो टॉपिक है, क्या है टॉपिक, देखें। प्रोटीन की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? ये पता लगाना इज कॉल्ड एज पल्स लेबलिंग। आपको पता है कि प्रोटीन कहाँ पे बनती है? आप कहेंगे सर ये डीएनए है, न्यूक्लियस। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। और वो आरएनए कहाँ पे आएगा? बाहर आएगा। बाहर क्या पड़ा है? राइबोसोम पड़ा है। ये आरएनए जो है, ये आरएनए जो है, ये वाला ये वाला जो आरएनए है, ये राइबोसोम पर आएगा। और राइबोसोम पे आकर इस राइबोसोम से ये बनेगी प्रोटीन। ये बनेगी प्रोटीन। कहाँ पे बनी प्रोटीन? साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में? कहाँ पे बनी? न्यूक्लियस में बनी? नहीं। कहाँ पे बनी है? साइटोप्लाज्म में बनी है। पहले कोई कह रहा था प्रोटीन न्यूक्लियस में बनती है। क्यों? क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में है। फिर पता चला ऐसा नहीं है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बन के बाहर आता है राइबोसोम यानी साइटोप्लाज्म पे प्रोटीन बनती है। और ये राइबोसोम कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। मीन साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनती है। इसको कैसे मालूम किया गया? क्या अमीनो एसिड दिखते हैं? देखने के लिए कोई टेक्निक चाहिए, उस टेक्निक को कहते हैं पल्स लेबलिंग। पल्स लेबलिंग को समझना है भाई। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे आइसोटोप दिया था नाइट्रोजन को हर्शी एंड चेज ने, फास्फोरस और सल्फर को हर्शी एंड चेज ने, ऐसे ऐसे ये जो साइंटिस्ट है पल्स लेबलिंग वाला, ये अमाइनो एसिड को आइसोटोप देगा। अमाइनो एसिड को आइसोटोप देगा, यानी जो नॉर्मल अमाइनो एसिड है उनसे ये अमाइनो एसिड क्या हो जाएंगे? चेंज, मुनफरिद। ठीक है, ठप्पा लग जाएगा, इनके ऊपर केप लग जाएगी हमारी निशानी की, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अब हम सेल को कौन से अमाइनो एसिड देंगे? आइसोटोप वाले। ओनली सेल को कौन से अमाइनो एसिड देंगे? आइसोटोप वाले। अब वो आइसोटोप वाले अमाइनो एसिड, अगर हमें ये आइसोटोप वाले अमाइनो एसिड हैं, ये वाले अमाइनो एसिड हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे ये पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे प्रोटीन हो रही है ना। तो अमाइनो एसिड पर निशानी लगाई, फिर देखा कि अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म के मिल के वो निशानी लाइन में लग रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। हमें पता लग गया कि प्रोटीन जो बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन जो होती है, असेंबलिंग ऑफ अमाइनो एसिड जो होती है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम पर होती है। इसको कहते हैं पल्स लेबलिंग। निशानी लगा के अमाइनो एसिड के ऊपर प्रोटीन के प्रोसेस को समझना कि कहाँ होता है। क्या समझा पल्स लेबलिंग में? प्रोटीन फॉर्मेशन की लोकेशन मालूम की हमने बाय द प्रोसेस ऑफ पल्स लेबलिंग। पल्स लेबलिंग क्या है? अमाइनो एसिड को आइसोटोप करके जगह फाइंड करना। सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल। ठीक है, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है यही कि प्रोटीन जो बनती है उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन का एक्सप्रेशन। एक मिनट, हाँ भाई, जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? पहले मुझे बताएं प्रोटीन कैसे बनती है। कमेंट में बताएं, जल्दी कमेंट प्लीज। प्रोटीन कैसे बनती है? एक डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है?
आरएनए, फिर आरएनए में कुछ प्रोसेस होते हैं, मतलब आरएनए में कुछ चेंज होती है। यूकैरियोट में ये मैं पढ़ाऊंगा कि प्रोसेस कौन से हैं, बल्कि पढ़ाया हुआ है मैंने, डिस्कस करेंगे फिर भी। फिर वो आरएनए मैच्योर होता है, आरएनए से वे आरएनए जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आरएनए से क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन में। बताएं इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डीएनए से आरएनए का बनना, क्या कहेंगे इसको, ट्रांसक्रिप्शन। बताएं ये ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होगी, जहां पे डीएनए होगा न्यूक्लियस में, और प्रोकैरियोट में ये कहां पे होगी, प्रोकैरियोट में ये साइटोप्लाज्म में होगी, क्योंकि डीएनए खुद साइटोप्लाज्म में होता है। चलो इन जनरल ये न्यूक्लियस में होगी, इन जनरल। अच्छा, आरएनए बन के ये कौन सा आरएनए बना है, एमआरएनए। क्या ट्रांसक्रिप्शन ओनली एमआरएनए के बनने को कहते हैं? नहीं भाई, कोई भी आरएनए बने उसके बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मगर क्या एमआरएनए के अलावा टीआरएनए से प्रोटीन बनती है? नहीं, बनवाता है, मगर प्रोटीन बनने की उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। आरएनए भी प्रोटीन बनाता है, मगर उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। एक मिनट मुझे बताएं अब प्रोसेस क्या होगा, आरएनए से प्रोसेस जो हो रहा है, इस प्रोसेस का नाम बताएं कमेंट में जल्दी। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बीच जो प्रोसेस होता है, एक होता है, पढ़ाया था मैंने प्रोकैरियोट वाले टॉपिक में। अच्छा, थोड़ा मैं दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं मैं कि ये है हमारा न्यूक्लियस। ये मैंने क्या बनाया है, न्यूक्लियस। थोड़ा छोटा करूं मैं न्यूक्लियस को, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस में ये है क्या, डीएनए। और अगर मैं डीएनए को खोल के यहां पे बनाऊं डीएनए, और ये मैं डीएनए के अंदर ये चीजें लगाऊं कि डीएनए में दो किस्म के पार्ट्स होते हैं। अब आपको समझ आ रही है कि कौन से पार्ट हैं ये दो? आप कहेंगे सर हाँ अब समझ आ रहा है हमें। एक को हम कहते हैं इंट्रॉन, दूसरे को एक्सॉन। एक को इंट्रॉन, दूसरे को एक्सॉन। एक मिनट, एक को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन, दूसरे को इंट्रॉन। एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन, और ये खाली इंट्रॉन। एक्सॉन और इंट्रॉन में से किसके पास इंफॉर्मेशन होती है? एक्सॉन और इंट्रॉन के पास, एक्सॉन के पास इंफॉर्मेशन होती है, इंट्रॉन खामखा सीक्वेंस होती है। प्रोकैरियोट में इंट्रॉन नहीं होता, प्रोकैरियोट में इंट्रॉन होता ही नहीं है। प्रोकैरियोट में ओनली क्या होता है, ओनली एक्सॉन होता है। यूकैरियोट में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं। अब सुने कमेंट में बताएं मुझे, सुनकर मेरी बात। अगर आप आरएनए बनाएंगे इस डीएनए से, जो आपका ये आरएनए बनेगा, इस आरएनए के पास एक्सॉन की इंफॉर्मेशन भी आएगी काम की, और खामखा आरएनए भी बनेगा। तो आरएनए भी वैसा बनेगा ना जैसा डीएनए है, काम का और खामखा। अब बताएं, ये जो इंट्रॉन से आरएनए बना है, ये जो इंट्रॉन से आरएनए बना है, क्या इसके पास इंफॉर्मेशन है? आप कहेंगे नहीं सर। और ये जो एक्सॉन से आरएनए बना है, इस एक्सॉन से ये जो आरएनए बना है, इस एक्सॉन से ये जो आरएनए बना है, इसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप इस आरएनए को प्रोटीन फॉर्मेशन तक ले जाएंगे
तो इस पार्ट ए से यानी एक्सॉन से प्रोटीन बनेगी, यहां से प्रोटीन बनेगी नहीं, तो प्रोटीन तो स्टॉप हो जाएगी ना। तो आरएनए ऐसा होना चाहिए, आरएनए के 3 टाइप पढ़ाऊंगा मैं, वेट। आरएनए ऐसा होना चाहिए जिसमें ओनली एक्सॉन हो या इंट्रॉन हो, कमेंट में बताएं। आरएनए आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसके पास ओनली कौन सा पार्ट हो, इंफॉर्मेशन वाला। ये अब आरएनए बन गया। ये आरएनए कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल करता है, कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल करता है, इंट्रॉन पर, एक्सॉन पर। क्या इसका रिमूव कर दिया हमने, क्या इसके कौन से पार्ट इसके रिमूव कर दिए हमने, इंट्रॉन रिमूव कर दिए। तो हम इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, ये प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या हुआ बताएं कमेंट में, क्या हुआ प्रोसेस में। इंट्रॉन को हमने क्या किया, रिमूव किया, इंट्रॉन को रिमूव किया और एक्सॉन को आपस में हमने जोड़ दिया, यानी प्योर इंफॉर्मेटिव आरएनए बनाया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आरएनए की स्प्लाइसिंग, आरएनए की स्प्लाइसिंग, यानी इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सॉन को जोड़ देना। और इसमें एक प्रोटीन, एक कॉम्प्लेक्स यूज होता है जिसको स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। बिल्कुल जहरा बाबा, स्प्लाइसियोसोम, ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो इंट्रॉन को निकालता है। कौन निकालता है इंट्रॉन को, स्प्लाइसियोसोम। ये स्प्लाइसिंग करवाता है, इंट्रॉन को निकालता है, एक्सॉन को जोड़ा जाता है। चलो भाई, और दूसरा प्रोसेस बताएं, ये कहां पे हुआ। पहला स्टेप क्या हुआ, डीएनए से आरएनए का बनना। ये स्टेप क्या कहलाएगा, डीएनए से आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन। और ये स्टेप क्या कहलाएगा, जो चेंजिंग है, प्रोसेस है, क्या इसको मैं कहूं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। कौन सी मॉडिफिकेशन हुई, एक मॉडिफिकेशन का नाम बताएं, आरएनए के अंदर स्प्लाइसिंग, खामखा पार्ट को निकाल के काम वाले पार्ट को ऐड करना। सेंट्रल डोगमा बता रहा हूं क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करें, सेंट्रल डोगमा आ जाएगा। सुने, अच्छा, अब यूकैरियोट का आरएनए ये कहां पे हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये आरएनए बन गया, ठीक है, इंट्रॉन और एक्सॉन वाला। और इससे ये इसको कहा ट्रांसक्रिप्शन, और ये बन गया आरएनए कौन सा, ओनली एक्सॉन वाला, इसको कहा हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आरएनए बाहर आएगा, कहां पे आएगा, राइबोसोम के पास। तो बाहर आने के लिए ये डेस्टिनी, ये डिस्टेंस तय करना है, जर्नी तय करनी है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस आरएनए को यहाँ पे हेड लगाते हैं और यहाँ पे टेल लगाते हैं। ये जो आरएनए बनाया है ना हमने ओनली एक्सॉन वाला, इसको क्या लगाते हैं, एक हेड लगाते हैं और इसको एक टेल लगाते हैं। ये वाला हेड और टेल क्यों लगाते हैं, ये भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का हिस्सा है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ है, एक आरएनए की स्प्लाइसिंग करना और हेड एंड टेल लगाना। भाई हेड एंड टेल क्यों लगाते हैं, एंजाइम का खतरा है। फॉस्फेटेज और न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो इस आरएनए को हमारे को तोड़ ना दें, इसलिए एक हेड लगाया जाता है और एक टेल लगाया जाता है आरएनए में, एंजाइम से प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई आरएनए पढ़ाऊंगा, बाद में टॉपिक है, सुने मेरी बात को, सुने, पढ़ाऊंगा आरएनए के टाइप्स। हेड एंड टेल कौन से सब्सटेंस हैं, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुने भाई। हेड क्या है, हेड क्या है, हेड एक ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड है। ग्वानोसिन पता है न्यूक्लियोटाइड क्या है, ग्वानिन, प्यूरिन है, पिरिमिडीन है, प्यूरिन है। कितनी रिंग होती है इसमें, 2। इसकी
पोजीशंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 7वीं पोजीशन है ये वाली। तो 7वीं पोजीशन पर हम यहां पे लगा देते हैं एक ग्रुप, गुआनोसाइन 7 मिथाइल न्यूक्लियोटाइड, गुआनोसिन 7 मिथाइल, यानी 7th पोजीशन पर हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या है? CH3। CH3 क्या करता है? डीएनए को हाइड्रोफिलिक करता है, रिएक्टिव करता है, नॉन रिएक्टिव करता है, पोलर बनाता है, नॉन पोलर बनाता है, ओनली हाइड्रोजन, नॉन पोलर नॉन रिएक्टिव बनाता है। तो ये हेड इसका हो गया नॉन पोलर नॉन रिएक्टिव, कोई एंजाइम कैसे तोड़ेगा अब। और टेल में जो है खामखा एडेनिन 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 न्यूक्लियोटाइड लगा सकते हैं। तो क्या मैं हेड को कह सकता हूं गुआनोसिन 7 मिथाइल हेड? क्या मैं टेल को पोली ए कह सकता हूं? पोली ए खामखा एडेनिन एडेनिन एडेनिन, क्यों? क्योंकि एंजाइम 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा। अब मुझे बताएं टेल के पास इंफॉर्मेशन है या हेड के पास इंफॉर्मेशन है, या दोनों के बीच जो आरएनए है उसके पास इंफॉर्मेशन है? ए बी सी, सेंटर में ए बी, ये क्यों लगाए हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए हैं। ये भाई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। कौन सी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है? इंट्रॉन को हटा के एक्सॉन को जोड़ लेना, ठीक है। प्योर एक्सॉन वाला आरएनए बनाना, आरएनए स्प्लाइसिंग एक, और दूसरी क्या थी? हेड और टेल लगाना एंजाइम के खतरे से। बस ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। कमेंट में जल्दी बताएं, क्या ये प्रोकैरियोट में 2 प्रोसेस होंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्यों नहीं होगी? रीजन बताएं, ऐसे नहीं चलेगा भाई, रीजन बताएं। आप कहेंगे सर इंट्रॉन है ही नहीं और खतरा भी नहीं है। चलो भाई इंट्रॉन नहीं है, खतरा क्यों नहीं है? आप कहेंगे सर इतना पतला छोटा सा सेल है, साइटोप्लाज्म में ही आरएनए बनता है, ऐसा तो नहीं कि न्यूक्लियस से बनता है और ये लंबी जर्नी करके बाहर आता है राइबोसोम, ऐसा प्रोकैरियोट में नहीं होता। दैट्स वेरी गुड। एंजाइम उसकी मेम्ब्रेन पर खास करके लगे होते हैं, वेरी गुड, और अच्छा जवाब है। चलो भाई ये कहां तक हो गया? ये कहां तक क्लियर हो गया? यहां तक हो गया कि डीएनए से बनेगा आरएनए। क्या ये आरएनए एक्टिव आरएनए कहलाएगा, या आरएनए से जो बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनेगा वो एक्टिव कहलाएगा, है ना? तो भाई ये जो स्टेप है इसको क्या कह रहे हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। क्या हुआ? 2 स्प्लाइसिंग हुई और हेड और टेल लगा। क्या बना इससे? एमआरएनए बना। कौन सा एमआरएनए? एक्टिव। तो इसको क्या कहते हैं? इसको एचएनआरएनए कहते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर या इनएक्टिव। अगर ये प्रोकैरियोट में होता तो डायरेक्ट एक्टिव होता। चलो भाई अब ये एमआरएनए जो है ये कहां जाएगा? क्या बनाएगा? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन? जनरली प्रोटीन कहते हैं, अभी पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे, है ना? बी ग्रामेटिकल, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? पहला प्रोसेस क्या कहलाया? डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, जीन एक्सप्रेशन का स्टेप नंबर 1। दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। तीसरा एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड का बनना। तीसरा स्टेप क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। और चौथा पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन का बनना, ये क्या कहलाएगा? बताएं कमेंट में। मॉडिफिकेशन। और कमेंट में बताएं कौन से ऑर्गेनेल पर होती है मॉडिफिकेशन? गोल्जी बॉडी। वेरी गुड। तो ये जीन के एक्सप्रेशन के स्टेप्स हैं। कौन कौन से? डीएनए से आरएनए काम का नहीं है, उसको काम का बनाना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उससे
पॉलीपेप्टाइड बनाना, पॉलीपेप्टाइड को मॉडिफाई करना, ये है जीन का एक्सप्रेशन। ऐसे जीन एक्सप्रेस करता है। अब बताएं जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन। अगर ऑप्शन में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ना हो तो दूसरा स्टेप कौन सा हो गया? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन तक के प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा सारे के सारे सब प्रोसेस को कहलाता है जीन का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जीन का एक्सप्रेशन जो है एसईआर भी मॉडिफिकेशन करता है, बिल्कुल एसईआर भी करता है, मगर हम जनरली गोल्जी बॉडी कहेंगे क्योंकि एसईआर से गोल्जी बनेगी। सेंट्रल डोग्मा कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन तक के प्रोसेस को। ठीक है, और जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, मॉडिफिकेशन, मतलब प्रोटीन आपको कैरेक्टर कौन देगा? कैरेक्टर कौन देगा आपको बताएं? प्रोटीन ना। तो जीन ने एक्सप्रेस किया, आपकी प्रोटीन बनाई, तो प्रोटीन के बनने तक के प्रोसेस को हम कहेंगे जीन का एक्सप्रेशन। कैरेक्टर दे तो हम कहेंगे ना जीन ने एक्सप्रेस किया। कैसे पता चलेगा कि जीन ने एक्सप्रेस किया है कि नहीं है? प्रोटीन से पता चलेगा ना, प्रोडक्ट से। प्रोटीन सही है या नहीं है, कैरेक्टर कैसा दे रही है। कल चैप्टर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई सुने, अभी जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है ट्रांसक्रिप्शन। और जो ट्रांसक्रिप्शन है उससे पहले हमें कुछ टाइप पढ़ने हैं। कौन से? mRNA, tRNA और rRNA। सुने भाई, ये एक न्यूक्लियस है, बाकी सारे का सारा ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, बीच का हिस्सा ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस। सुने भाई, अब मुझे कमेंट में बताएं तीनों के तीनों आरएनए में से सबसे ज्यादा आरएनए कौन सा है? इसका नाम क्या है? राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम का हिस्सा होता है, 50% राइबोसोम इसका बना हुआ है। इसका नाम क्या है? टीआरएनए। ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। कहां से कहां तक मैं बताऊंगा। ये मैसेंजर आरएनए है, इसके पास मैसेज है, किसकी मैसेज है? डीएनए की। डीएनए की किसके लिए मैसेज है? प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज है, या पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए मैसेज है। सुने, 80% जो आरएनए होगा मैक्सिमम में मैक्सिमम वो होगा कौन सा? आरआरएनए। क्योंकि प्रोटीन आपको ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा प्रोटीन बनाने के लिए मिस्त्री ज्यादा होना चाहिए। राइबोसोम सबसे ज्यादा ऑर्गेनेल है, तो राइबोसोम सबसे ज्यादा है, तो हर राइबोसोम 50% आरआरएनए का बना हुआ है। इसको मैं कहता हूं मिस्त्री है, ये प्रोटीन बनाने वाला है, इस पर प्रोटीन बनेगी क्योंकि ये राइबोसोम का हिस्सा है। और हाँ सिद्धांत कह रहा है बिल्कुल, इसको मैं कहता हूं ये बेचारा मजदूर है, ये मजदूर है, ये व्हीकल है, ये गाड़ी है, ये अमीनो एसिड को लेके आएगी कहां तक? मिस्त्री के पास। कहां से? कहां से? इसके पास अमीनो एसिड को लेकर आएगा। भाई आपने खाया प्रोटीन को, आपने डाइजेस्ट किया प्रोटीन को, डाइजेस्टेड प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुई है बताएं कमेंट में? अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड आपके इलियम से ब्लड में गए, ब्लड से हार्ट में गए, हार्ट से आपके ब्लड के थ्रू आपके सेल में पहुंचे हैं ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड सेल पर आए हैं। अब इनको ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए लेकर आएगा कहां पे? ये राइबोसोम है, ये अमीनो एसिड को उठाएगा अपने सर पे, ये टीआरएनए अमीनो एसिड को उठाया और ये ले आएगा यहां पर। ये हो गया राइबोसोम। राइबोसोम में कौन सा आरएनए है? आरआरएनए। और ये अमीनो एसिड को कौन लेके आ रहा है? टीआरएनए। अब बताएं क्या ये दोनों प्रोटीन बना सकते हैं अगर एमआरएनए मैसेज ना दे तो?
तो मिस्त्री को मैसेज कौन देगा? मिस्त्री को आरआरएनए को मैसेज कौन देगा? मुंशी। मुंशी, और ये मुंशी है ठेकेदार का। ठेकेदार कौन सा है? ये डीएनए ठेकेदार है, ये बनवा रहा है प्रोटीन, ये ठेकेदार है, ये इसका मुंशी रखा हुआ है। इस मुंशी का क्या नाम है? ये जो मुंशी है इसके पास ठेकेदार की मैसेज है। मुंशी का क्या काम होता है? ठेकेदार की मैसेज ले जाना, भाई ये काम ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, ठीक है ना। हम मुंशी आरएनए मीन्स एमआरएनए, ठीक है, मुंशी के पास मैसेज होती है। अब सुने, ये टीआरएनए कहां से बना है? बताएं कमेंट में। भाई डीएनए से। क्या इसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है या नहीं? नहीं। क्या काम है इसका? अमाइनो एसिड को लेकर पहुंचाना। तो ये टीआरएनए आपका मजदूर बन गया, ये मजदूर बन गया। और कौन सा आरएनए है जो एमआरएनए की मैसेज को पढ़ के अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता जाएगा? आरआरएनए। तो भाई ये है डीएनए। अब ये डीएनए से बना है क्या? ये बना है क्या? आरएनए, ठीक है, ये बना है आरएनए। अब ये आरएनए को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद हमने बना लिया, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, चलो छोड़ दें भले। अब ये आरएनए जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना है, ये आएगा एमआरएनए के पास। एमआरएनए के पास आएगा, सॉरी आरआरएनए के पास आएगा, राइबोसोम के पास। ये कौन सा आरएनए है? येलो वाला एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। कहां पर आएगा? राइबोसोम पर, यानी आरआरएनए पर, आरआरएनए पर, ठीक है, आरआरएनए पर आएगा। और ये जो आरआरएनए है, ये इसकी मैसेज को पढ़ेगा, जो कि मैं कल पढ़ाऊंगा, और टीआरएनए को कहेगा अमाइनो एसिड ले आओ। मैंने पढ़ लिया है कि क्या कौन सी प्रोटीन बनानी है। फिर टीआरएनए अमाइनो एसिड अगर गलत ले आए, अगर गलत ले आए तो क्या आरआरएनए उस अमाइनो एसिड को लगाएगा वहां पे? अब ये चीजें कल पढ़ेंगे कि कैसे पता चलेगा आरआरएनए को कि ये टीआरएनए सही आया है या गलत आया है, टीआरएनए अमाइनो एसिड सही लेकर आया है या गलत। हम पढ़ेंगे कि 40 से ज्यादा टाइप के अमाइनो एसिड हैं, और हम जेनेटिक कोड में इसको प्रूव करेंगे कि 61 अमाइनो एसिड टीआरएनए होते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोड एक टॉपिक है। टीआरएनए 40 से ज्यादा सिंटेक्स में लिखा हुआ है, एसटीबी की स्टेटमेंट है। इसको जेनेटिक्स के अंदर या इसी चैप्टर के अंदर जेनेटिक कोड टॉपिक है, वहां पे प्रूव करेंगे कि 40 से तो ऊपर हैं, कितने हैं? 61 टीआरएनए होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, जो हम खाते हैं वो अमाइनो एसिड लेकर राइबोसोम तक ले जाते हैं। ये और ये आरएनए में होते हैं, राइबोसोम में होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, ये कम होते हैं। इनकी जो नंबर है वेरी करती है, क्योंकि ये एमआरएनए तब बनता है जब प्रोटीन बनने का प्रोसेस की नीड होती है। और क्या क्या जीन कितने हैं? 30,000। क्या 30,000 जीन में से 30,000 एमआरएनए हर सेल में बनते हैं? नहीं, हर सेल को थोड़े थोड़े कम, कोई सेल 10 काम करता है, कोई 20, कोई 100, कोई 200। तो जितने सेल के काम हैं उतने एमआरएनए बनेंगे। वो भी तब बनेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी, हमेशा नहीं बनेंगे। तो एमआरएनए आपके थोड़े बनेंगे। और क्या कौन सा एमआरएनए है इन तीनों में से जो नया नया बनेगा, सिमिलर नहीं होगा, वेरी करेगा, मुख्तलिफ जगहों से बनेगा, एक जगह से नहीं बनेगा? एमआरएनए। क्यों? कभी उस जीन की मैसेज, कभी उस जीन की, कभी उस जीन की, कभी उसी जीन की। कौन सा आरएनए है जिसकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है? और कौन से आरएनए है जो एक जितने ही होंगे? एमआरएनए छोटा बड़ा क्यों? क्योंकि कभी लंबा जीन है, कभी छोटा जीन है, कभी लंबी प्रोटीन बनानी है, कभी छोटी, कभी और छोटी, कभी और छोटी। समझ आ रही है ना बात ये? तो कौन सा आरएनए डाइवर्सिफाइड है? कोडान एंटी कोडान को कल पढ़ेंगे हम, ठीक है, कोडान एंटी कोडान को कल पढ़ेंगे हम।
हाँ, अब मुझे बताएं कौन सा आरएनए है जिससे ट्रांसलेशन नहीं होगी? कौन सा आरएनए है जिससे ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगी? एमआरएनए से। ये ट्रांसलेशन करवाएंगे, ये भी करवाएगा, मगर इनकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। कल भाई आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहाँ तक, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। टेस्ट मंडे को में भी ना हो, ये हम छुट्टी से पहले पहले आपको डिसाइड करके बताते हैं, सब टीचर मिलके देखें क्या करते हैं।